कॉलोनियलिज्म का युग आ गया है। फिर से अमेरिका बिगेस्ट कॉलोनियल पावर बनेगा, कॉलोनीज बनाएगा। और आप मार रहे हैं, अच्छी तरह मार रहे हैं, बिकॉज आपके पास एयर सुपीरियोरिटी है। आप कह रहे हैं हमने ईरान की नेवी ध्वस्त कर दी, एक जहाज निहत्था बगैर वेपन्स के। मिडिल ईस्ट में जंग तेज हो गई है। ईरान की मिसाइल, ड्रोन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पकड़ अमेरिका को भारी पड़ रही है। तेल मार्ग भी बंद हो गए हैं और अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो रणनीतिक बढ़त ईरान के पक्ष में जा सकती है। सवाल और भी हैं, जैसे क्या मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान अमेरिका को कड़ी चुनौती दे रहा है, अभी किसका पलड़ा भारी है। और इसी सवाल पर रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी ने वन इंडिया से खास बातचीत में जो खुलासे किए हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनका मानना है कि ईरान पारंपरिक युद्ध में भले अमेरिका जितना ताकतवर ना हो, लेकिन मिसाइल ताकत और ड्रोन नेटवर्क, प्रॉक्सी मिलिशिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रणनीतिक पकड़ के कारण वो अमेरिका को लंबे युद्ध में उलझा सकता है। मेजर जनरल जीडी बख्शी के मुताबिक अगर संघर्ष लंबा चला तो अमेरिका की सप्लाई लाइन और तेल मार्गों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे समीकरण बदल सकते हैं। उनका दावा है कि ईरान की असली ताकत उसकी एसिमेट्रिक वॉर स्ट्रेटेजी है, जो सुपर पावर को भी मुश्किल में डाल सकती है। खुद ही सुनिए उन्होंने इस वॉर के बारे में क्या कुछ बताया है। कितने इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इजराइल के पास, अमेरिका के पास, और कितने अटैकिंग मिसाइल्स हैं ईरान के पास। ठीक है, जो अमेरिका का प्रोडक्शन रेट है पेट्रियट्स का, वो है 650 मिसाइल पर ईयर। ठीक है, और जो अमेरिका का थर्ड का प्रोडक्शन रेट है वो 200 मिसाइल पर ईयर है। महीने के तौर पे ले तो ईरान 100 अटैकिंग मिसाइल्स प्रोड्यूस करता है पर महीना, और अमेरिका कोई 6 से 7 इंटरसेप्टर मिसाइल्स प्रोड्यूस करता है। यू सी दैट गैप। जी। और इसका मतलब इस वक्त पहले अंदाज था कि कोई 3000 मिसाइल हैं ईरान के पास। उसने मिसाइल कोई 5000 के ऊपर ही लग रहे हैं, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्शन खुद करता है, बाहर से नहीं आते, अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में करता है। और रोज जो हमारे अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, ये हमने तो 96% खत्म कर दिए, ये कर दिए। वो वियतनाम के टाइम भी हमने ऐसे बड़े बड़े एग्जैजरेटेड क्लेम सुने थे, और हम सब जानते हैं वियतनाम में हुआ क्या था। इतने साल लड़ने के बाद 50,000 बॉडी बैग्स के बाद रिचर्ड निक्सन साहब की प्रेसिडेंसी स्वाहा हो गई। ठीक है, इराक में आप लड़े गए थे, बड़े डंका पीटते, मार डाला, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैसी कैसी कर दी। अब कॉलोनियलिज्म का युग आ गया है। फिर से अमेरिका बिगेस्ट कॉलोनियल पावर बनेगा, कॉलोनीज बनाएगा, वगैरह वगैरह। 8 साल $4 ट्रिलियन खर्चे हुए, 4000 के ऊपर बॉडी बैग आए, बस हो गई। अफगानिस्तान में 20 साल लड़े, वहां तो टेक्नोलॉजी और भी इल्ले थी, तो वो भी लड़ गए साहब, एसिमेट्रिक लड़ाई। आप प्लीज समझिए दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स विच इज इनटेंजिबल डिस्पाइट ऑल टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी इज विल। और अगर आप टेरेन का ठीक इस्तेमाल करें, आपके पास विल टू फाइट है, टेनासिटी है, मोरल, विल पावर, नेशनल विल है। नेशनल विल वीकेस्ट इस वक्त अमेरिका में, वो नहीं लड़ना चाहते। 80% लोगों ने सर्वे में बोल दिया था वी डोंट वांट दिस वॉर। नॉर्मली जब वॉर स्टार्ट होती है तो थोड़ा पेट्रियोटिज्म का सर्ज आता है, वो भी नहीं हमको देखा अमेरिका में। और इजराइल में भी अब लोग परेशान हो गए क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे। आयरन डोम का उन्होंने भी स्टडी कर लिया है, एंड दे हैव फाउंड द राइट आंसर्स, टेक्नोलॉजिकल आंसर्स। खुर्रम शहर 4 सॉलिड फ्यूल, हाइपरसोनिक, फतेह 2 हाइपरसोनिक, और फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड। एक मिसाइल आता है, और अगर वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में आता है तो आप उसको रोक सकते हैं पेट्रियट से, थार्ड से, एरो से, डेविड स्लिंग वगैरह। लेकिन अगर वो कोर्स चेंज कर रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। कोर्स चेंज करता है और फिर एक मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड्स निकलते हैं, क्लस्टर बॉम्ब जैसे। जो नुकसान इजराइल में हो रहा है वो दुनिया को दिख रहा है साहब। प्रोपेगेंडा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, आप जितनी भी जीत जाएं टीवी के ऊपर, ग्राउंड पे आप पिट रहे हैं और पूरी दुनिया आपको पिटते देख रही है। आप जितना भी मर्जी ईरान को मार लें,
और आप मार रहे हैं, अच्छी तरह मार रहे हैं, बिकॉज आपके पास एयर सुपीरियोरिटी है। वो एयर सुपीरियोरिटी भी अंत होने जा रही है, क्योंकि कल हमने खबर देखी थी कि पुतिन ने S-500 मिसाइल्स विद टेक्नीशियंस विद ऑपरेटर ईरान को दे दिए। जी जी। अगर ये है तो ये जो आपका फ्री रन था, जब चाहे मारे, जितना चाहे मारे, सिविलियन मारे, है। वी नेवर हर्ड द एंड ऑफ यूक्रेन में बूचा 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 34 सिविलियन मार डाले। कैसे कमीने हैं, कैसे कुत्ते हैं, ये है वो है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में करार कर दिया उनको क्रिमिनल की, उसने 34 सिविलियन मार डाले हैं। आपने तो कोई 300 बच्चियां मार डाली है साहब स्कूलों में। जी। तो वो किस खाते में आता है? मतलब आप जो करें वो जायज। उसमें दुश्मन वो तो कॉकरोचेस हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो तो थर्ड वर्ल्ड के अश्वेत लोग हैं। आप व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हो साहब, है, जो मर्जी मारो, वो सब चलता है। उसमें सर एक बड़ा झूठ बोला, एक बहुत बड़ा ट्रंप ने झूठ बोला कि टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ वो बच्चियों के स्कूल को गिराने के लिए, और ट्रंप ने ये यहां तक बोल दिया कि ईरान के पास टोमाहॉक है, जबकि ये केवल यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके के पास है। तो ये खुलेआम इतना बड़ा, मतलब आप राष्ट्रपति हो यूएस के, लेकिन आप खुलेआम झूठ बोल दे रहे हो कि टोमाहॉक है ईरान के पास। तो ये सब अब बहुत नॉर्मल हो गया है क्या? सारे नेताओं के बीच ये झूठ बोलना, ये सारी चीजें इतनी नॉर्मल हो गई। हम पहले जब बच्चे थे देखते थे तो एक रिस्पेक्ट होती थी चीजों की, लेकिन वो लगता है कि जैसे अब खत्म सा होता जा रहा है नेताओं के बीच। देखिए साहब, रिस्पेक्ट तो क्या बोले अब आप, मैं ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहता, लेकिन बात बड़ी नहीं सर प्लीज बोलिए, लोग तो चाहते हैं आप खुल के बोलिए। गरिमा, आपकी गरिमा आप डाउन कर रहे हैं। 24 घंटे टीवी पे ये रहना चाहते हैं। जो ब्रीफिंग्स इनके अपने मिलिट्री स्टाफ, पेंटागन, CIA इनको देता है, वो ये सुनना नहीं चाहते, और कह रहे हैं कि 7 प्रेसिडेंट्स के में हिम्मत नहीं थी ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि साहब वो अपने एडवाइजर्स, अपने पढ़े लिखे लोगों की परामर्श को ध्यान से सुनते थे और फिर फैसले लेते थे। वो जानते थे ईरान पे हमला कर देना आसान है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होंगी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। ठीक है साहब, बॉडी बैग्स होंगे, ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस होगी जो कि अमेरिका की जनता को बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। मिड टर्म इलेक्शन का साल है, घोड़े पे चढ़ के आपने सोचा कि मैंने वेनेजुएला को हरा दिया है। अरे साहब, वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, वो ज्यादातर तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कंपटीशन जीतते हैं। दे आर नॉट फाइटर्स। लेकिन उनको भी आप मजबूर करके फाइटर्स बना देंगे, आप देखते जाइए। अभी तो तेल निकला नहीं ना, आपने केवल मदुरो और उसकी पत्नी को पकड़ा है। वहां भी गुरिल्लास तैयार है, तेल निकालने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे, अपनी कंपनी के लोग भेजने पड़ेंगे, और उन्होंने मारने शुरू कर दिया तो तुम कहां जाओगे साहब? यू नो, देखिए मैं फिर कहता हूं, मैं एक लड़ाई नहीं साहब 5 बार मैदान जंग में गया हूं, जान जोखिम में डाली है। कोई भी प्रोफेशनल सिपाही लड़ाई आसानी से शुरू नहीं करता, और शुरू करता है तो भगवान का नाम लेके मत्था टेक के। इन्होंने शुरू में नहीं किया, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी जरूर हुई कि आधी हाफ वे डाउन दिस वॉर वो उन्होंने पादरी शादरी बुला के पूजा पाठ शुरू कर दिया। थोड़ा पहले करना चाहिए था साहब, थोड़ा पहले करना चाहिए था। ये दम्भ, इसको ना संस्कृत में एक टर्म है जिसको बोलते हैं दम्भ जी, मतलब विद एरोगेंस सिर इतना भारी हो जाए कि आप सीधे खड़े ना हो सके। बाइबल खोल के पढ़ लो यार, प्राइड गोएथ बिफोर अ फॉल। और देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि दिस इज अ डिफाइनिंग बैटल ऑफ द 21st सेंचुरी। इट विल डिफाइन क्या दुनिया वापस एक यूनिपोलर पावर का सेटअप देखेगी, या it will be establish a fully multipolar world. Iran is fighting for a multipolar world order. Iran is a member of the BRICS. India is a president of the BRICS this year. जो दुनिया के अश्वेत लोग हैं, we can't have, America trying to treat them like dirt.
जी आप क्या करेंगे? विल यू स्टार्ट द अफ्रीकन स्लेव ट्रेड अगेन? पगला गए हैं क्या आप? जी और प्रेसिडेंट भी यही दादागिरी कर रहे थे अमेरिका के, बट एटलीस्ट वो उन्होंने क्लोक करते थे इन ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स, इन फ्रीडम टर्म्स, डेमोक्रेसी, ये वो। एटलीस्ट वो जो रेटोरिक था, जी दैट वाज नॉट सो ऑफेंसिव। ये तो हिटलरियन टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, मैं खत्म कर दूंगा देश, मसल दूंगा, फाइनल लेकिन सोल्यूशन कर दूंगा। अरे हृदय साहब। थोड़ा सर अब आते हैं भारत की तरफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑफ कोर्स भारत का रिश्ता बना हुआ है। भारत में अभी हमें पता चल ही रहा है कि एलपीजी की किल्लतें शुरू हो गई हैं। आपको लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा अभी आने वाले एक हफ्ते में या अगले 10 दिन में? कितना ज्यादा और असर हो सकता है सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण? देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अपनी नेवी भेज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में को खोल दूंगा। आई विश उन्होंने अपने जो है जॉइंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन से बात कर ली होती पहले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का तरीका क्या है? आपको इस वाटरवे के अंदर अपने नेवी के शिप्स डालने पड़ेंगे, जो कि हर टैंकर कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। ठीक है? आप कह रहे हैं हमने ईरान की नेवी ध्वस्त कर दी। एक जहाज निहत्था बगैर वेपन्स के जो भारत में हमारे न्योते पे एक वो आया था एक्सरसाइज के लिए, मिलन एक्सरसाइज के लिए, नेवल फ्लीट रिव्यू के लिए, आपने उसको बिल्कुल भारत के बाहर ठोका, भारत की भी बेइज्जती करने के लिए। तो साहब, और ठोक के पीट हेग्सेट साहब की काउबॉय इमेज देखने वाली थी। हम मार डालेंगे कोई सर्वाइवर को, हम तो साहब टक्कर सर पे मार के मारेंगे। जबकि दुनिया में जेनीवा कन्वेंशन कहती है आपने दुश्मन का जहाज डुबो दिया, आपकी मॉरल नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सेलर डूब रहे हैं उनको बचाओ, उनको प्रिजनर ले लो। वो तो खैर चलो सबमरीन थी, ये है वो है, लेकिन उसके बाद जो आप डंका पीट रहे हैं, एक निहत्थे जहाज को मैंने मार दिया, मैं कितना टार्जन हूं, क्रीक बुंडोलो, हेयर इज टार्जन टार्जन, और शट अप, शट अप। जो लड़ाई, जो लड़ने वाले कॉम्बैट सोल्जर्स प्रोफेशनल होते हैं, वो इस बेहुदा तरीके से बातचीत नहीं करते। वो अपने पिक समबडी योर ओन साइड, ठीक है? और आपकी उनकी नेवी, उसकी नेवी थी ही नहीं, हार्डली एनी नेवी वर्थ द नेम, नो एयरफोर्स वर्थ द नेम। हमने एयरफोर्स खत्म कर दी। अरे साहब, असली वेपन उसके नेवी और एयरफोर्स नहीं है, मिसाइल्स और ड्रोन है। जिस दिन वो खत्म करना, फिर अपने आप को चौधरी बोलना, ठीक है? अभी तो खत्म नहीं हुआ साहब, इट्स नॉट ओवर। आपने शुरू किया, खत्म अब उसके हाथ में है। वो लोग भी बिल्कुल खुंदस खाए। आपसे बात कौन करेगा? 2 बारी आपने बात का बहाना किया, ढकोसला किया, ड्रामा किया और अटैक कर दिया। मतलब योर स्टैंडर्ड टैक्टिक इज प्रिटेंड टू नेगोशिएट एंड यूज द टाइम टू बिल्ड अप फोर्सेस टू अटैक। अब तीसरी बार आपसे कौन एक बेवकूफ भी बात करेगा? जी। दुनिया भी परेशान हो रही है कि रशिया क्या कर सकता है, चीन क्या कर सकता है। हाँ, वेनेजुएला में उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो उनसे 7-8 हजार मील दूर है। लेकिन ईरान तो इतना दूर नहीं है ना, वो अमेरिका का पिछवाड़ा नहीं है। वेनेजुएला अमेरिका का पिछवाड़ा, आप समझ रहे हैं? तो अब वो लोग भी बिल्कुल टिट फॉर टैट दे रहे हैं, यूक्रेन का बदला ले रहे हैं। सर, हम लोग जब ना आखिरी बार हमने बात की थी 3 तारीख को, और हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि 12 दिनों में ये वॉर खत्म हो जाएगी। अभी जिस प्रकार से ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, आपने जैसा बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना अभी आसान नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है सर, कितने दिन और ये खिंच सकता है? कितनी ज्यादा टेंशन भारत के लिए और बढ़ सकती है? देखिए साहब, भारत को हमारे राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं जी। ना। अमेरिका की दोस्ती ओवरराइडिंग फैक्टर है। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, देयर इज नो डाउट। हर लड़ाई में उसने हमारा मदद करी है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है, और हम उनके लोगों की इज्जत करते हैं क्योंकि वो बहुत जबरदस्त लड़ाके। वो अपनी जिस तरह से बहादुरी से उन्होंने अपना डिफेंस किया है चौतरफा, हालांकि दुश्मनों से घिरे हैं, दैट इज कमेंडेबल।
But I'm sorry, what America is doing is not commendable. It is trying to kick any power which is weaker than America. उसके लात मारो, मार डालो, खत्म कर दो, देश ही स्वाहा कर दो. आप कह रहे हैं आप ईरान के लोगों को बहुत चाहते हैं, आप उनकी मदद के लिए ये सब कर रहे हैं. तो 300 लड़कियां क्या टेररिस्ट थी? लड़कियां, बेटियां मार रहे हो आप, और फिर चौधरी बन रहे हो कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूं, डेमोक्रेसी का चैंपियन हूं. यू आर, आप चूज कर लीजिए आप कहां के प्रेसिडेंट है. आर यू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स या वेनेजुएला या ईरान? प्लीज सर, क्या हक है आपको अगला आयतुल्ला चुनने का? किसने आपको ये अधिकार दिया? आप कल बोलोगे कि भारत में मुझे सरकार नहीं पसंद, मैं इसको बदली चाहता हूं, मैं इस फलाने को चाहता हूं. बांग्लादेश में क्या किया था? मोहम्मद यूनुस को पैराशूट किया था. कौन सी इलेक्शन जीता था वो? और बांग्लादेश के लोगों ने इस इलेक्शन में बाहर का रास्ता दिखा दिया. गेट लॉस्ट क्रीप, गेट लॉस्ट, गो बैक टू अमेरिका. जी सर, भारत, ये एक देयर इज अ असूल का सवाल है, प्रिंसिपल का सवाल है. विल द वर्ल्ड बी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ और द लॉ ऑफ द जंगल? जी, समवेयर वी हैव टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.